ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कुछ लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो हैं और पूछते हैं कि वे ऐसी क्यों हैं। मैं उन चीज़ों के सपने देखता हूँ जो कभी नहीं थी और कहता हूँ कि वे क्यों नहीं हो सकती। ये किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। हाशिए पर स्वास्थ्य जागरूकता का सवाल। और आज आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो हाल के वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन जब हम पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता पर नजर डालते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। अस्पतालों की कमी के साथ स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक जागरूकता की कमी, संसाधनों की असमानता और नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन की विफलता साफ दिखती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कि आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दे केवल चिकित्सा सुविधाओं की कमी से नहीं बल्कि जागरूकता के अभाव से भी गहराई से जुड़े हैं। यह सर्वेक्षण देश के 700 से अधिक जिलों के आंकड़े उपलब्ध कराता है, और जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य को लेकर असमानता केवल राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि जिलों के भीतर भी मौजूद है। यदि हम बिहार जैसे राज्यों को देखें तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ लगभग 84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है। लगभग 39% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, और जिससे खुले में शौच जैसी समस्याएं बनी रहती हैं जो सीधे तौर पर संक्रमण से जुड़ी हैं। यही नहीं, बच्चों में कुपोषण की स्थिति भी गंभीर है। लगभग 43% बच्चे बौने हैं। यह केवल भोजन की कमी नहीं बल्कि पोषण संबंधी जागरूकता की कमी को भी दर्शाता है। बिहार के सीमांचल, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया या फिर झारखंड के गुमला और सिमडेगा जैसे जिलों में एक समान व्यवहार दिखता है। लोग बीमारी को तब तक गंभीर नहीं मानते जब तक कि वह असहनीय ना हो जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सोनभद्र, चित्रकूट, आला, बांदा, अलीराजपुर, मंडला जिले जैसे जिलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति भी आज चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार कई महिलाओं को पेशेवर देखभाल नहीं मिल पाती। बिहार में लगभग 18% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान कोई चिकित्सा देखभाल नहीं ली। राजस्थान की तस्वीर और जटिल है। टीकाकरण में सुधार हुआ, लेकिन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20% लोग मधुमेह या उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग नियमित उपचार कराते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताओं तथा आधुनिक चिकित्सा के बीच दूरी अब भी बनी हुई है। कई बार लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचते और स्थानीय उपचार पर निर्भर रहते हैं, और जिससे तपेदिक, मलेरिया, खून की कमी जैसी बीमारियां लंबे समय तक छिपी रहती हैं। देश में यह संकट दो तरफा रूप में सामने आता है। एक और कुपोषण, दूसरी ओर नई जीवन शैली से होने वाली बीमारियां। यदि वैश्विक तुलना करें तो जापान, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग नियमित जांच, संतुलित आहार और निवारक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं, और इसके विपरीत भारत में स्वास्थ्य को अक्सर अंतिम प्राथमिकता दी जाती है। आज के परिदृश्य में इस संदर्भ में एक नया आयाम जुड़ रहा है, वह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सवाल यह है कि क्या AI स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, और खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जानकारी की सबसे ज्यादा कमी है। ग्रामीण भारत में AI का सबसे बड़ा उपयोग जानकारी पहुंचाने में हो सकता है। आज भी कई गांवों में लोग बीमारी के लक्षणों को सही समय पर नहीं पहचान पाते हैं। यदि मोबाइल आधारित AI उपकरण स्थानीय भाषा में सरल तरीके से यह समझाएं कि अब कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, कौन से लक्षण खतरनाक है और कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, तो यह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। AI का उपयोग आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। यदि उन्हें मोबाइल पर ऐसे AI उपकरण मिलें जो तुरंत जानकारी दें, लक्षणों का प्राथमिक विश्लेषण करें और सही सलाह सुझाएं, तो वे गांव स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता की सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं। यह तकनीक डॉक्टर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन चिकित्सक और ग्रामीण समाज के बीच की दूरी जरूर कम कर सकती है।
फिर भी यह याद रखना जरूरी है कि एआई केवल एक साधन है, समाधान नहीं है। देश में स्वास्थ्य जागरूकता की चुनौती केवल अस्पताल या दवाइयों की नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार की भी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पिछड़े जिलों की स्थिति हमें यह सिखाती है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए जागरूक समाज सबसे जरूरी है। आज भी देश के करोड़ों घरों में दवाइयों की पहचान उनके नाम से नहीं, बल्कि रंग और आकार से होती है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता की गहरी कमी का संकेत है। जब दवा का नाम, उसका उपयोग और उसका असर हमें पता ही नहीं, तो इलाज कैसे सही होगा। देश के ग्रामीण इलाकों में यह आम बात है कि लोग डॉक्टर की सलाह के बजाय पुराने पर्चे या दूसरों के अनुभव के आधार पर दवा लेते हैं। कई बार एक ही दवा अलग अलग बीमारी में खा ली जाती है, क्योंकि उसकी पहचान केवल रंग या आकार से जुड़ी होती है। तो ये समस्याएं बताई जा रही हैं, और यह समस्या सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है। हमें अपने शरीर के संकेतों को भी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हल्का बुखार, लगातार थकान, खांसी या वजन में बदलाव को सामान्य मानकर टाल देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी अक्सर यह देखा जाता है कि लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक बीमारी गंभीर ना हो जाए। यह सोच अब बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य केवल अस्पताल या दवा का विषय नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और जागरूकता से जुड़ा मामला है। अगर आज भी हम दवाइयों को रंग से पहचान रहे हैं, तो यह विचार करने का समय है कि हम विकास की इस दौड़ में स्वास्थ्य समझ के स्तर पर वास्तव में कितना आगे बढ़े हैं। और आजकल आप देखते हैं कि हर बीमारी का इलाज हो चुका है, बस समय से आप उसकी जांच करवा लें, इलाज करवा लें। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य जागरूकता का सबसे बड़ा संकट जानकारी का अभाव है। कई बार लोग यह तक नहीं समझ पाते कि कौन सा लक्षण सामान्य है, कौन सा खतरनाक। आज भी कई गांव में डॉक्टर तक पहुंच सीमित है, लेकिन वहां मोबाइल पहुंच चुका है। ऐसे में एआई उस खाली जगह को भर सकता है। इसके जरिए कम से कम स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां तो लोगों तक पहुंच सकती हैं। अगर आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं के हाथ में एआई आधारित सरल तकनीक आ जाए, तो वे सिर्फ सूचना देने वाली नहीं, बल्कि स्मार्ट हेल्थ गाइड बन सकती हैं। सुझाव दिया जा रहा है, वे घर घर जाकर केवल सलाह नहीं देंगी, बल्कि सही और तुरंत जानकारी के आधार पर लोगों को समझा पाएंगी। इससे भरोसा भी बढ़ेगा और लोगों का स्वास्थ्य के प्रति व्यवहार भी बदलेगा। मगर एक बात साफ है कि तकनीक तभी काम करेगी जब वह लोगों की भाषा और उनकी जरूरत के हिसाब से ढले, वरना एआई की भी एक कागजी योजना बनकर रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि देश में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर सरकारी और सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर प्रयास किए जाएं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये चुनौतियों का जीवन, ये आप देखिए, धरती पर जीवन अगर बिना चुनौतियों के होता तो क्या हर कोई सच में खुश होता? शायद नहीं। दरअसल किसी लक्ष्य को पाने के बाद जो संतोष मिलता है, वह केवल परिणाम से नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की यात्रा से जन्म लेता है। असफलता के बाद खुद को तराशने का जो अवसर मिलता है और फिर सफलता के साथ जो अनुभूति होती है, वह जीवन को सार्थक बनाती है। अगर ये संघर्ष और ठोकरें ना हो तो जीवन निरस, अधूरा और लक्ष्यहीन हो जाए। आज रफ्तार में तेजी का समय है, और जहां हर कोई जल्दी से जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, चाहे बात करियर की हो या रिश्तों की। धैर्य और निरंतर प्रयास की जगह अधीरता तथा त्वरित परिणामों की चाह ने ले ली है। विशेष रूप से नई पीढ़ी के सामने ऐसी दुनिया है जहां हर प्रश्न का उत्तर क्लिक पर उपलब्ध है। विद्यार्थी जब किसी प्रश्न में अटकते हैं तो तुरंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई या इंटरनेट का सहारा ले लेते हैं। धीरे धीरे ये सुविधा एक आदत बनती जा रही है, चुनौतियों से बचने की आदत। यह आदत देखने में आसान जरूर लगती है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और जब हम हर कठिनाई से बचने लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी कम सक्रिय होता जाता है। सोचने, समझने और समस्या समाधान की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। इसके साथ ही तुरंत पाने की तीव्र इच्छा भी बढ़ती जाती है, तो जो संतोष को कम और असंतोष को अधिक बढ़ाती है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए उसे स्वीकार करना और समझना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जब हम बिना प्रयास के सब कुछ पाने के आदी हो जाते हैं, तो छोटी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है। जबकि सच्चाई यह है कि असफलता ही हमें अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, यानी निरंतर अभ्यास से एक साधारण व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अगर अभ्यास के स्थान पर केवल एक क्लिक रह जाए तो यह विकास संभव नहीं है। ज्ञान केवल जानकारी से नहीं, बल्कि अनुभव और प्रयास से आता है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, वह जीवन ही क्या जो चुनौतियों और संघर्षों से वंचित हो। असली सुंदरता इन्हीं उतार चढ़ाव में छिपी होती। चुनौतियां न केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को भी उजागर करती हैं। जिन क्षमताओं से हम अनजान रहते हैं, और उनसे हमें यह चुनौतियां परिचित कराती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से जूझते हैं, तब हमारे भीतर का साहस, विवेक
और आत्मबल सक्रिय होता है। यही संघर्ष हमें मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है। जैसे हीरा तरासे जाने के बाद ही चमकता है, उसी प्रकार चुनौतियां हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमें दमकने का अवसर देती हैं। और इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक संघर्ष हमें कुछ सिखाता है और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। यही मार्ग हमें एक बेहतर, सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्ति बनाता है। कैरियर के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे निरंतर मेहनत, धैर्य और संघर्ष छिपा होता है। अगर थॉमस एडिसन तत्काल सफलता के पक्ष में होते तो हमें आज बल्ब की रोशनी नहीं मिलती। उन्होंने 1000 बार असफलता का सामना किया। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे अक्सर अपनी ही संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। वही जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आज के दौर में जिस तरह आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, उनमें छात्रों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, परीक्षा का दबाव, करियर को लेकर असमंजस और असफलता का डर युवाओं पर गहरा मानसिक दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तुलना, परिवार की अपेक्षाएं, तुरंत सफलता पाने की चाह भी बड़ा तनाव को बढ़ाती है। कई छात्र अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाते और जिससे अकेलापन और निराशा बढ़ती है। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, संवाद बढ़ाएं और असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करना सीखें। यह एक दिन में संभव नहीं हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों में चुनौतियों का सामना करने का गुण बचपन से ही उनके भीतर डालना चाहिए, जिससे उनका जीवन संभल सके। आज संवाद की कमी, मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग, अवास्तविक अपेक्षाएं, तुलना, अहंकार की वजह से लोग एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं और जिससे भावनात्मक दूरी बढ़ती है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने या खुलकर बात न करने से गलतफहमियां बढ़ती हैं। अगर रिश्तों में धैर्य, समझ और सम्मान और खुला संवाद बनाए रखा जाए तो इन टकराव को सुलझा कर रिश्तों को अधिक गहरा बनाया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है, जीवन की बाधाएं टूटने का संकेत नहीं बल्कि स्वयं को निखारने का अवसर है। हर चुनौती हमें पहले से बेहतर बनाती है, इसलिए चुनौतियों से डरकर नहीं बल्कि उनका सामना करके ही हम जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। चुनौतियों से बचकर नहीं, उनसे निखर कर ही बनता है जीवन। या आप देखेंगे छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। लापरवाही का रोग, पीने का स्वच्छ पानी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है और जिसके सुरक्षित होने के सवाल पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। विडंबना है कि देश के अनेक हिस्सों में दूषित पेयजल से उपजे जोखिम के मामले सुर्खियों में आने पर सब कुछ ठीक करने की सरकारी आश्वासन जरूर सामने आते, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर वैसी ही घटना कहीं और से सामने आ जाती है। गौरतलब है कि जयपुर के सुशीलपुरा इलाके में दूषित पेयजल से पिछले हफ्ते सैकड़ों लोग बीमार हो गए। इनमें बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने उल्टी, दस्त, पेट दर्द, जी मिचलाने और बुखार जैसे लक्षणों की शिकायत की। खबरों के मुताबिक इलाके में सड़क बनाने के काम के दौरान पानी की भूमिगत पाइपलाइन टूट गई, जिससे पेयजल में सीवर का पानी मिल गया। ऐसा लगता है कि ना तो स्वच्छ और ना सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है, ना ही विकास कार्यों के दौरान इस बात का ख्याल रखना जरूरी समझा जाता है कि क्या इसकी वजह से दूसरी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, स्वच्छ वायु उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, तो फिर विश्व गुरु होने पर, विकसित भारत बनने पर सवाल खड़े होने लगते हैं। समझ रहे? इंदौर का हाल तो आपको याद ही होगा। देश के किसी हिस्से में दूषित पेयजल की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। करीब 3 महीने पहले देश के सबसे स्वच्छ माने जाने वाले शहर इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों बीमार हो गए। तब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बना था और इसके बाद हर ओर से पेयजल आपूर्ति को सुरक्षित बनाने की मांग उठी थी। हकीकत यह है कि आए दिन देश के किसी हिस्से से दूषित पेयजल की वजह से लोगों के बीमार होने की खबरें आती रहती हैं। सवाल है कि जिस दौर में हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं, उसमें अक्सर ऐसी घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? लोगों के घरों में दूषित पेयजल पहुंच रहा है, कभी सीवर का पानी पाइपलाइन में मिल जाता है तो कभी किसी अन्य कारण से जहरीला पेयजल लोगों तक पहुंचता है। विकास कार्यों के संचालन और तालमेल की हालत यह है कि सड़क की खुदाई करते हुए इस बात को लेकर सावधानी बरतना जरूरी नहीं समझा जाता है कि पेयजल की पाइपलाइन को कोई नुकसान ना पहुंचे। सरकार के कामकाज में बरती गई लापरवाही की वजह से आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होने की किसी घटना का सबक यह होना चाहिए कि ऐसे हर कदम सख्ती से उठाए जाएं ताकि भविष्य में वैसा फिर ना हो। मगर सच यह है कि जब कोई मामला
तूल पकड़ लेता है तब सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा करती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद सब कुछ बदस्तूर चलने लगता है। सरकारी महकमों की लापरवाही और कुप्रबंधन की वजह से जब बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और उनकी जान जाती है तो निचले स्तर के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके समस्याओं का हल मान लिया जाता है, यानी कि लेपापोती कर दी जाती है, जबकि इसके वास्तविक दोषी बचे रह जाते हैं। नतीजतन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। दूषित पेयजल से लोगों के बीमार होने की खबरों से यही साबित होता है कि आम जनता की सेहत और जिंदगी को लेकर सरकारी तंत्र किस हद तक लापरवाह है। जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के केवल नारे या दावे से समस्या का हल नहीं निकल सकता। और मैं कहता हूं ना कि जिस परिवार का मेंबर जाता है उसी को तकलीफ होता है, वो जिंदगी भर उसको दुख को झेलता रहता है, बाकी की दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है। अपराध के पांव, एक मामूली बात के लिए किसी की हत्या कानूनी व्यवस्था से जुड़ा मामला जरूर है, लेकिन इसका समाज शास्त्रीय पहलू भी है जिसे नजरअंदाज किया जाता रहा है। आजकल मामूली बातों पर विवाद जिस तरह हिंसक मोड़ ले रहे हैं वह चिंता का विषय है। लोग अब छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। ऐसी घटनाओं का अंत कई बार किसी हत्या तक के रूप में सामने आता है और इस तरह के मामलों में नाबालिगों के भी शामिल पाए जाने से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी होने के बावजूद कानून और सामाजिक विकास के मोर्चे पर नाकामी की वजह से आपराधिक घटनाओं में नाबालिगों की बढ़ती संलिप्तता के पीछे किसकी कमजोरी मानी जाएगी? पिछले दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में महज 400 रुपये के लेन देन के विवाद में युवक की हत्या समाज की दशा दिशा की एक तकलीफदेह तस्वीर सामने रख दी है। इस मामले में 3 नाबालिगों पर आरोप है कि वे घटनास्थल पर युवक को चाकू मारते रहे, जबकि चौथा इस घटना का वीडियो बनाता रहा। साफ है कि आरोपियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं था। इससे पहले भी दिल्ली में हुई कई वारदात में नाबालिग शामिल पाए गए। देश की राजधानी में अपराध की यह तस्वीर कैसे और क्यों बन रही है, यह चिंता सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं दिखती और इसकी फिक्र भी किसी को नहीं है। कम उम्र के किशोरों के हाथों में घातक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? हाल के वर्षों में कम उम्र के बच्चों के बीच भी हिंसा की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ी, यह समाज के लिए बेहद खतरनाक है। नशे की लत का शिकार होने के बाद कई नाबालिग इस समय अपराध के दलदल में धंसते दिख रहे हैं। अगर कुछ किशोर आपराधिक वारदात को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं तो कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? कानून से लेकर समाज तक अपराध और अपराधियों के प्रति जरूरी सख्ती न बरतने का ही नतीजा है कि नाबालिगों के कदम अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार और समाज के लिए यह व्यापक चिंता का मसला होना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।